बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने एक बात करनी है कि यार अगर हमारे पास कोई एग्जाम है, चाहे वो एमडी कैट है, चाहे वो ई कैट है, चाहे कोई भी हमारे पास एक ऐसा एग्जाम जिसमें एमसीक्यूज इस्तेमाल हो रहे होंगे, एमसीक्यूज को आंसर करना है। उस एग्जाम में अगर तुम लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर भी कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके तुम उस क्वेश्चन का आंसर जो है उसके साथ फिडल अराउंड कर सकते हो, उस क्वेश्चन के आंसर को जो है डिड्यूस कर सकते हो। इसके अंदर मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं कि यार ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर तुम्हारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है फिर भी तुम कुछ टेक्निक्स को यूज करके सारे के सारे एमसीक्यूज को सही कर लो। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तुम इस वीडियो को देखोगे तुम्हें कुछ टेक्निक्स का आइडिया हो जाएगा और तुम सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो। अगर हमारे पास जो तीन सिनेरियोज होते हैं उनमें से पहला सिनेरियो है कि यार तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो वो आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम में, उनको चीजें आती होती हैं तो वो बेहतरीन चीज है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर तुम कंफ्यूज हो गए हो कि तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है मगर अभी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि इसका सही आंसर क्या है, तो इसके हवाले से मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसका जो लिंक है वो यहाँ पे साथ अटैच्ड है, उस वीडियो को भी तुम लोग देख सकते हो। और साथ अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है, देखो हमेशा ऐसा होगा, कभी भी आप लोगों के किसी कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स नहीं आ रहे होते। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जितने मर्जी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, कभी ना कभी कोई ना कोई एक एमसीक्यूज दरमियान में से निकल ही आते हैं जो बच्चे को नहीं आता होता। तो उन एमसीक्यूज के साथ कैसे डील करना है? अगर तो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है तो उसकी ये वाली सिचुएशन बहुत कम होगी। अगर बच्चा ऐसा जो नॉर्मल है, जो एवरेज है, जो इतना ज्यादा पढ़ता नहीं है, तो उसकी ये वाली सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। तो इस सिचुएशन में जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, तब तुम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स का जिक्र करते हैं कि यार अगर आप उन टेक्निक्स को यूज करोगे, उन चीजों को इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर जो है उसको डिड्यूस करने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। मैं फिर बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ आता होना चाहिए, तभी हमारे पास जो सही आंसर है वो होते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता, फिर अल्लाह के भरोसे चीजें जो है चलती जाती हैं। चलो शुरू कर। अब अगर हम आगे चलते हैं भाई, हमारे पास कुछ जो टेक्निक्स हैं उनमें सबसे पहली जो टेक्निक है जिसके हवाले से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो मैंने फुल बुक रिवीजन क्लास है उसमें भी मैंने बार बार तुम लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई एमसीक्यूज आता है, उस एमसीक्यूज के अंदर अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि सही आंसर क्या है, तो उन चारों ऑप्शंस को देखोगे। उन चारों ऑप्शंस में अगर दो ऑप्शंस ऐसी हों जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट मेंशन किए हुए हों, तो उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी, बाकी दोनों ऑप्शंस को तुम वहीं पे निकाल सकते हो, भाई निकाल सकते हो। 99% केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि जब ऑपोजिट ऑप्शंस मेंशन की जाती है ना, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होती है, बाकी दोनों ऑप्शंस को हम वहीं पे निकाल देते हैं। तो 50% हमारा जो आंसर वो यहीं पे आ जाता है। जो 50% ऑप्शंस होती है उनको हम यहाँ से रूल आउट कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। अब जो हम लोग इस चीज को थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बेकिंग में हम लोग मेनली यीस्ट को यूज कर रहे होते हैं, और यीस्ट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो जो ऑपोजिट्स वाली जब बात आती है ना, तो ऑपोजिट्स के अंदर हमेशा आप लोगों के पास जब कभी भी ये वाली ऑप्शंस मेंशन की जाएंगी तो उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी, बाकी दोनों ऑप्शंस को आप वहां से निकाल सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीजन किस चीज का काम करती है, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगी? अब हमारे पास फाइनल, फर्स्ट, एक्सेप्टर, डोनर, ये ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। तो ऑक्सीजन इन दोनों में से किसी एक का काम करना होता है, बाकी दोनों को हम लोग यहां से रूल आउट कर सकते हैं। अब बच्चों ऐसा होता क्यों है? जब एग्जाम के अंदर कोई एमसीक्यूज बनाए जा रहे होते हैं, लाइक अगर टीचर्स की बात की जाए तो मैं खुद भी इस चीज को फेस किया, मैंने खुद भी इस चीज को खुद करके भी देखा है कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं, लाइक मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि मैं ऑक्सीजन के रोल के बारे में पूछना चाह रहा हूं, तो मैं उसका एक आंसर देख, मुझे पता होगा उसका आंसर क्या है, उसका आंसर देखने के बाद मैं उससे एक रिलेटिव ऑप्शन मेंशन करूंगा, और फिर टीचर के जहन में कभी कभार ऑप्शंस नहीं आती, उससे मिलती जुलती ऑप्शंस नहीं आती, तो टीचर फिर एक्सट्रीम ऑप्शंस की तरफ चला जाता है जो बिल्कुल भी उससे मिलती जुलती नहीं होती। तो यहां पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। फिर अगली टेक्निक्स की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हें कभी ऐसा फील हो कि तुम्हें एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू जो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, उसमें कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही, तुमने उसके स्ट्रक्चर को एक दफा देखना है। उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस का साइज देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक ऑप्शन है जिसका जो साइज है वो बाकी तमाम ऑप्शन से थोड़ा सा बड़ा है। अब एक एग्जामिनर मेनली
ऐसा क्यों करेगा कि वो एक गलत ऑप्शन को फॉर्म करने के लिए, गलत ऑप्शन को बनाने के लिए बाकी तमाम ऑप्शन से ज्यादा मेहनत कर रहा हो? ऐसा तो वो नहीं करते। एक एग्जामिनर की जो सबसे ज्यादा एफर्ट होती है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिजाइन करने में जा रही होती है, तो यहां पर आकर वो थोड़ी बहुत आलसी दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मेनली 99% कह लो, 99.9% कह लो, उसका साइज बाकी ऑप्शन से बड़ा होगा अगर आप लोगों को कंसीडरेबल डिफरेंस नजर आ रहा है। कि बाकी ऑप्शंस को देखो, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक हमारे पास जो बड़ी सी ऑप्शन है, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। और ये तब तुम लोगों ने यहाँ पे तब जाना है जब तुम लोगों को आंसर नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने एक बड़ी सी जो स्टेटमेंट है वो गलत ऑप्शन के अंदर लिख दी हो, जब तुम लोगों को आंसर पता हो कि यार इसका आंसर जो है वो ए है या बी है, तब सी की तरफ ना चले जाना, ठीक है। लेकिन जब आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, जब बिल्कुल भी नहीं पता है कि यार यहाँ पे किस तरह से हम निकल सकते हैं, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास जो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होगी ये करेक्ट होगी। तो हेल्पर टी सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन प्राइमरीली बाय, तो जो जनरल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, उन्होंने जब अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स को किल कर रहे होते हैं? प्राइमरीली उन्होंने ये काम नहीं करना। एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीटिंग साइटोकाइंस दैट एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, या पायरोजीन्स या इंटरल्यूकिन्स, सेम चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर होगा, ये वाली जो ऑप्शन होगी, ये करेक्ट होगी। फिर आगे चलते हैं भाई। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को एग्जाम के अंदर ना ये चीज फेस करना पड़ेगी। तुम लोगों ने एमडीकैट के अंदर 180 एमसीक्यूज करने हैं, तुम्हारे पास 180 मिनट्स हैं। तुम लोगों ने बच्चों अपने टाइम को मैनेज करना है। मैंने जितने भी एफएलपीज करवाए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे मॉक करवाए हैं इस पूरे सेशन में, मैंने बच्चों से फीडबैक जब लिया है ना, तो जब किसी बच्चे का मुझे मैसेज आता है, सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने जो मॉक है उसे बड़ी जल्दी भी सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे जो नंबर है वो सही नहीं आए, उसकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं होती। अगर तुम लोगों को मैंने 40 एमसीक्यूज दिए हैं, बच्चे 10 मिनट के अंदर करके जो है वो मुझे पकड़ा देते हैं, और उनमें से 40 में से उनके जो मैक्सिमम फिर 25 नंबर आ रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज देखनी है कि एमसीक्यूज को उसका जो पूरा का पूरा हक है ना वो देना है। अब यहाँ पे ऑन एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। कि अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन है, तो हम उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? वो तो 5 सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को करके आगे जा सकते हैं। तो वो टाइम जो हमारे पास बचेगा, वो फिर हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर रखेंगे जो हमें कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों ऐसा होगा कि हमें नहीं पता शुरू में कि टोटल कितने क्वेश्चन हमें कंफ्यूजिंग लगने हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास एमसीक्यू चलते हुए जा रहे हैं, आप लोगों ने 7th एमसीक्यूज देखा, आप लोगों को पता चल गया यार ये वाला एमसीक्यू जो है थोड़ा सा टाइम मांगेगा, इस पर टाइम लगेगा, तो हम इसको फिलहाल के लिए करेंगे स्किप। आप लोगों ने इसके ऊपर कोई ना कोई एनोटेशन जो है वो लगा देनी है अपने पेपर के ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप किया है। मगर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन पेपर से स्किप कर देते हैं, ओएमआर शीट से स्किप नहीं करते। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 को ओएमआर शीट से भी स्किप करना है। मेक श्योर जब कभी भी तुम लोग स्किप कर रहे हो ना किसी भी क्वेश्चन को, ओएमआर शीट से लाजमी उसको स्किप करो, ताकि बाद में उसको जो है वो सॉल्व कर सको। बाद में अगर तुम्हारे पास 180 में से कोई 100 एमसीक्यूज तुम्हें आते थे, 80 एमसीक्यूज मुश्किल है, वो 100 एमसीक्यूज तुम लोगों ने कर लेने आधे घंटे के अंदर अंदर। फिर बाकी जो हमारे पास टाइम होगा ना, वो टाइम लगाएंगे हम 80 एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि हमें सारे के सारे जो एमसीक्यूज है उनको पूरा टाइम मिल सके, जितना उनको टाइम रिक्वायर्ड है वो मिल सके। तो ये तुम लोगों ने बच्चों जहन में बात रखनी है कि कभी भी ये नहीं करना कि एमसीक्यूज हमने लाइन वाइज ही सॉल्व करने हैं, और इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये चीज हो जाए सही तरह से, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बारे में हम लोग एंड पे बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों ब्रेन मैप टेक्निक। ब्रेन मैप टेक्निक क्या होती है, मैं तुम लोगों को ना एक बड़े आसान से तरीके से बताता हूँ। कभी कभार ना तुम लोग किसी इंसान से बात कर रहे हो, अपने किसी भाई बहन से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, बात करते करते बात गायब होगी दिमाग से। तुम बात कर रहे थे, उसने दरमियान में कोई निवाला दिया, और तुम्हारे जो ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं वो वहीं पे क्रैश कर गई। तुम्हें अब नहीं याद कि तुमने बात क्या करनी थी। तो फिर उस बात को याद करने के लिए क्या करते हो तुम? अपने आप को रिवाइंड करते हो। अच्छा, ये वाली बात मैं क्यों कर रहा था, फलां चीज़ की वजह से कर रहा था, फलां बात मैं क्यों कर रहा था, वो वाली चीज़ की वजह से कर रहा था, उससे आगे मैंने क्या बोला। ये जो पूरी की पूरी ट्रेन ऑफ थॉट्स है ना, इसको दोबारा से चलाते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यू सीम्स फेमिलियर, अच्छा खासा
फेमिलियर सा एमसीक्यूज लग रहा है, स्टिल कंफ्यूजिंग है, याद नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पैनिक नहीं करना, बस अपनी बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़ करते हुए देखा है, उनसे कोई चीज़ पूछी जाए ना, उनको याद होता है कि बुक के अंदर कौन से चैप्टर के कौन से पेज की कौन सी लाइन में वो चीज़ लिखी हुई थी। ये तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने भी चीज को ऑब्जर्व किया होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे तुम लोगों को पता होता है जहां पे तुमने फोकस से पढ़ा होता है कि कहां पर कौन सी चीज किस तरह मेंशन की हुई थी। तो अपने ब्रेन को रिवाइंड करना पड़ता है वहां पे, ठीक है। वो मैप बनाओगे, फौरन से चीज याद नहीं आती, तो फिर जब हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं तब याद आ जाती है। एमसीक्यू छोड़कर आगे गए, अक्सर का तुम ये भी ऑब्जर्व करते हो कि तुमने एक एमसीक्यूज को छोड़ा है, 5-6 एमसीक्यूज सॉल्व किए, तब तक तुम्हें याद आ गया पहले वाले एमसीक्यूज का आंसर क्या था। वो जो तुम्हारा ब्रेन है वो काम कर रहा था, उसने मैप करके उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लिया है। तो पैनिक नहीं करना, ये मेन चीज है तुम्हारे। यहाँ पे तुम लोगों ने बस ये अंदाजा लगाना है कि यार एमसीक्यूज को सॉल्व किस तरह से हमने करना है। तैयारी तो एमसीक्यूज की हम लोगों ने पहले कर ली है, पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, पूरी की पूरी बायोलॉजी तुम लोगों को मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दी हुई एमडी कैट की। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन की एक मैपिंग टेक्निक होती है ना, इस चीज को आप लोगों ने अपना मेन वेपन बना के जो चलना है। और बी और सी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, अल्लाह के बंदो देखो यार, एग्जाम के अंदर ये 4 ऑप्शंस हैं। मैंने खुद बेतहाशा पेपर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मैंने बेतहाशा एमसीक्यू सेट किए हुए हैं। मैं कभी भी ये नहीं करता, कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि बच्चा ए ऑप्शन को पढ़े, उसको आंसर पता चल जाए। मैं हमेशा ए को स्किप करने की कोशिश करूंगा, हमेशा ऐसा भी नहीं करूंगा कि ए की ऑप्शन दूं ही ना, ए को स्किप करने की कोशिश करूंगा। जितने भी तुम लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हो ना, जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी सेशन में क्लासेस ली हैं, तो तुम लोग यही कहते थे सर ए बहुत कम ऑप्शन होती है, क्योंकि भाई एक मैं स्किप करवा रहा होता हूँ। तुम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि मैं ए को स्किप करवा रहा होता हूँ, एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि वो ए को स्किप करवाए। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो ए में आंसर देगा ही नहीं, मगर बहुत कम चांसेस होंगे। डी तक पहुंच के एक बच्चे को आइडिया वैसे ही हो जाता है कि यार यहाँ पे ये वाला एमसीक्यू जो है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर मेनली बी और सी में से कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट करते हैं। अगर मैं भी एमसीक्यूज बनाता हूं तो मैं भी बी या सी में से ज्यादा एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, उनको वहां पे रखने की कोशिश कर रहा होता हूं। तो अगर तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है एमसीक्यूज, अगर तुम लोगों को एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं आता, तुम लोग ने सारी टेक्निक्स लगा ली हैं, उन सारी टेक्निक्स के अंदर बाद में हमें बी या सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट लग रही है, ठीक है, तो उस ऑप्शन की तरफ तुम लोगों ने जाना है। क्योंकि मेनली तकरीबन तकरीबन 70-75% आंसर जो हमारे पास होते हैं वो बी या सी में से ही होते हैं। ये तुम लोग अपने जो पास पेपर्स होंगे उनको भी उठा के जो देख सकते हो। फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अब बच्चों ये दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई एमसीक्यूज तुम्हें नहीं आता, अब तुमने यहाँ पे गैस करना है, यहाँ पे तुमने मारना है तुक्का। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इस तुक्के को ऐसे नहीं मारना कि आंखें बंद की और टिक किया और कहा कि चलो जी अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं करना तुम लोगों ने। तुम लोगों ने करना ये है कि अपना पूरे का पूरा जो सेशन है ना उसको उठा के देख लो, नन ऑफ द अबव कितनी दफा आंसर करेक्ट हुआ है और ऑल ऑफ द अबव कितनी दफा आंसर करेक्ट हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कभी भी करेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि ये भी करेक्ट हो, लेकिन एक एग्जामिनर जब एक एमसीक्यूज की स्टेटमेंट बनाता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर लगाना है। एक एग्जामिनर जब स्टेटमेंट बनाता है उसके दिमाग में आंसर होता है। अगर सपोज कर लो उसने एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया स्टेटमेंट के अंदर, उसकी एग्जांपल पूछ ली, पहली वाली एग्जांपल भी ठीक हो सकती है, दूसरी भी ठीक हो सकती है, तीसरी भी ठीक हो सकती है, तो उसने कह दिया कि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। लेकिन एक एग्जामिनर ऐसा नहीं करता, ऑलमोस्ट ऑलवेज एक एग्जामिनर ऐसा नहीं करता कि उसने स्टेटमेंट डिजाइन की है, उसने ऑप्शंस के ऊपर अच्छा खासा दिमाग लगाया, फिर भी उसने ये किया हो कि उसने नन ऑफ द अबव जो है उसको आंसर को करेक्ट कर दिया हो। तो ये चीज एग्जामिनर कभी भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो बच्चों नन ऑफ द अबव हमारे पास आंसर बहुत कम होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी हो ना, कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ऐसे भी आ सकती है ए बी, ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये मेनली हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ पे तुम लोगों ने जाना है। अब तुम्हारे पास 2-3 बचे हैं बच्चों एमडी कैट के अंदर, टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, तुम लोगों ने सारे के सारे जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। अब वक्त है बच्चों हमारे पास क्या चीज करने का, अब वक्त है हमारे पास प्रैक्टिस करने का।
अब प्रैक्टिस करो, इन टेक्निक्स को लगाओ। वो एमसीक्यू जो मुश्किल लगते हैं, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, ये टेक्निक सारी नोट डाउन कर लो। इनको जॉट डाउन किया होगा, अपने सामने रखा होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे। जहां पर तुम्हें फील होगा कि एमसीक्यू तुम्हें नहीं आता, इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे, तुम्हें एमसीक्यूज का आंसर जो पता चल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। और इंशाल्लाह एमडी कैट वाले दिन एमडी कैट के सॉल्यूशन के साथ तुम लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।